नमस्ते दोस्तों। ये एक बहुत ही अच्छा कोट है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि अपनी मंजिल तक वही लोग पहुंचता है जो कड़ी धूप में छांव नहीं मंजिल ढूंढते हैं। जिन्हें जिद होता है अपने मंजिल को पाने की, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो अपनी समस्याओं को नहीं देखते, अपने समस्याओं के पीछे ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ठीक है? वो कोसते नहीं रहते हैं, बल्कि वो अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर होकर उसे प्राप्त करने के लिए जिद से अड़े रहते हैं। तभी वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो आइए इसी बेहतरीन कोट के साथ हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 26 दिसंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा रसिया का यात्रा किया जा रहा है। 5 दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंचे हैं। तो मुख्य एजेंडा में जो है वो व्यापार संबंधों के प्रति वार्तालाप की जाएगी, मतलब कि भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड से संबंधित संबंध है उसको और बेहतर करने के लिए बात किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके क्या ऐतिहासिक पहलू, क्योंकि भारत और रूस का जो रणनीतिक संबंध है वो बहुत ही पुराना है। 71 में रूस द्वारा भारत को बहुत ही समर्थन किया गया। भारत के सफल अभियानों के लिए रूस की सहायता बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उसके बाद शीत युद्ध के दौरान भी भारत और रूस ने रणनीति, सैन्य और आर्थिक और राजनयिक क्षेत्रों में बहुत ही मजबूत गठबंधन को बनाए रखा। ठीक है, चुनौतियां आई, जैसे कि कोविड के समय में चुनौतियां आई, जैसे चीन के साथ बढ़ती नजदीकियां जो है रूस की, वहां पे कुछ चुनौतियां आई भारत के संबंधों के बीच में। परंतु अभी वर्तमान समय में भारत और रूस का जो संबंध है बहुत ही बेहतर है। अभी देखा गया है यूक्रेन और रूस के बीच में जो संघर्ष हुआ उसमें भारत जो है लगातार रूस का समर्थन करता रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और अभी वर्तमान समय में जो भारत के विदेश मंत्री रूस गए हैं तो उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं भारत और रूस के संबंधों में। ठीक है, और खासकर व्यापार के क्षेत्र में कौन कौन से नए नए नियम लाए जा रहे हैं, हर एक चीज को विस्तार से हम लोग पढ़ लेंगे। उसका अगला आर्टिकल जो है रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। पहले जो हम लोग जान लेते हैं कि स्टैगफ्लेशन होता क्या है। तो स्टैगफ्लेशन वे होता है टर्म, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ता है, उसके बाद इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। ठीक है, इसी जो सिचुएशन होता है उसी को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि क्यों आरबीआई के अधिकारियों द्वारा माना गया है कि जो स्टैगफ्लेशन का जोखिम है वो लगा उच्च मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक स्थिरता का एक संकेत जो है वो आंकड़ों के आधार पर अगस्त में 3% की तुलना में 1% कम हो गया। तो यही सारी बातों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद यूएनएचसीआर ने अंडमान में पकड़े गए 142 रोहिंग्याओं की देखभाल के लिए भारत का धन्यवाद किया है। तो इसके बारे में जो है जो 142 रोहिंग्या थे उसको भारत के सेना ने सुरक्षित निकाल लिया। ठीक है, उसको अंडमान में रहने के लिए जगह दिया है। उसी के लिए यूएनएचसीआर के द्वारा भारत को धन्यवाद किया है। तो इसी के लिए हम लोग जो यूएनएचसीआर है ये कैसा इंस्टीट्यूशन है इसके बारे में हर एक चीज को हर एक एस्पेक्ट को विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, स्टैगफ्लेशन से संबंधित भी एक एमसीक्यू देखेंगे। उसके बाद यूएनएचसीआर से संबंधित भी एक एमसीक्यू देखेंगे। और ये जो तीसरा है यूएसए और चाइना के बीच में जो संबंध है, अभी हाल ही में दोनों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, यूएसए के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति। परंतु वर्तमान समय में अभी 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि टूटे हुए संबंध को अस्थिर किया जा रहा है। ठीक है, फिर भी आगे अनेक बाधाएं हैं, जैसे ताइवान ताइवान में भी चुनाव होना है और जो वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति हैं वो लगातार जो है वो चीन के विरुद्ध है और अपनी संप्रभुता के प्रति आश्वस्त है। और आने वाला जो नया प्रतिनिधि है राष्ट्रपति के लिए वो भी है यूएसए की तरफ झुकाव रखता है। ठीक है, क्योंकि उसको भी अपने देश का संप्रभुता बहुत ही प्यारा है, इसी के लिए वो चीन के विरुद्ध है। ठीक है, और अभी वर्तमान समय में 2024 में आने वाला यूएसए में जो चुनाव है तो उम्मीद की जा रही है अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन के आते हैं यूएसए में तो फिर से चाइना के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, और इससे संबंधित भी एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले यूएसए और चाइना के बीच के संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 2-3 चीजें जैसे आर्टिकल में महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे ताइवान में जो चुनाव होना है, उसके बाद यूएसए में जो चुनाव होना, तो ये दोनों जो एस्पेक्ट है ये कहीं ना कहीं यूएसए और चाइना के रिलेशंस को प्रभावित करेंगे। अभी हाल ही में दोनों के बीच में बैठक हुआ था यूएसए और चाइना के बीच में, तो उम्मीद की जा रही थी कि समस्याओं को दूर किया जाएगा, परंतु ऐसा देखने को नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग देख लेते हैं। जैसे नवंबर में यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडन और उसके समक्ष
चीनी शी जिनपिंग के बीच में बैठक हुई थी। और परंतु यहाँ पे समस्या ये रह गई, अमेरिका और चीन का जासूसी गुब्बारा, मतलब कि जो बैलून के द्वारा एक दूसरे पे नजर रखा जाता था, तो इससे भी दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। उसके बाद 2023 तक अपने रिश्ते को सुधारने में कामयाब भी हो गए, वो एक बैठक के कारण। तो अभी नया साल में जो नई समस्याएं आ गई है वो ताइवान में चुनाव से संबंधित है, ठीक है। और यह तथ्य भी है कि अमेरिका में एक चुनाव भी होना है, जहां दोनों पार्टियां ये दिखाने का प्रयास करेगी कि हम जो है वो चीन के सबसे बड़े विरोधी हैं, ठीक है। और अमेरिका की कुछ समय से ऐसी बैठक की मांग की जा रही थी, लेकिन 2018 में चीनी रक्षा मंत्री जनरल ली सांगफू पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इसे विफल मनाया था। 2018 से ही यूएसए और चाइना का संबंध जो है और खराब होता गया। इसमें बहुत से एस्पेक्ट है, चाहे वो ट्रेड रिलेशंस हो, सेमीकंडक्टर हो, ठीक है, और भी चीजें हैं। दोनों दूसरे के पॉलिटिक्स में भी इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद ट्रेड में लगातार जो है दोनों में बैरियर्स रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसको सामान्य करने के लिए, दोनों अपने संबंध को बेहतर करने के लिए पिछले महीने ही दो अमेरिकी और चीनी रक्षा अधिकारियों और दो सेनाओं के बीच में सामान्य बातचीत शुरू की गई, ठीक है। तो ताइवान का जो चुनाव है अभी वर्तमान समय में, ये जो है यूएसए और चाइना का रिलेशन को एक नई दिशा दे सकता है। तो ताइवान में 13 जनवरी को होने वाले चुनाव के कारण ये चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है कि सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार जो है वो लाई चिंग ते जो है वो मतदान में आगे चल रहे हैं, ठीक है। और जिसे चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह चीन के द्वारा पसंद नहीं किया जा रहा है, जो आगे चल रहे हैं लाई चिंगते, ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चाइना द्वारा गुप्त रूप से विपक्षी पार्टी को सहयोग किया जा रहा है, जो उसके सहयोग कर सकते हैं, जो उसके पसंदीदा पार्टी है, ठीक है। परंतु ऐसा देखने को नहीं लग रहा है। लाई चिंगते जो है वो मतदान में आगे निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संप्रभुता की बात की गई है। अभी वर्तमान समय वो लाई चिंगते जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और संभावना है कि वह ताइवान की संप्रभुता के लिए जोर देंगे और अमेरिका के साथ करीबी रिश्तों को और बेहतर करेंगे। एक और मुद्दा जो है वो प्रौद्योगिकी निर्यात पर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, जिस मेनली जो है वो चाइना को सेमीकंडक्टर की आपूर्ति नहीं की जा रही थी। 10 महीने पहले अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने कहा कि वह चीन से प्राप्त चिप्स से राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए अमेरिकी चिप आपूर्ति श्रृंखला और राष्ट्रीय औद्योगिक आधार पर एक सर्वेक्षण शुरू करेंगे। और यह प्रक्रिया जो है वो प्रशासन को घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग के वित्त पोषण को भी सहायता देगी, ठीक है। तो यहाँ पे अमेरिका जो है ज्यादा विश्वास नहीं कर रहा है चाइना पे, ठीक है, और लगातार जो है वो चाइना पे प्रतिबंध भी लगाता जा रहा है। अमेरिका में चीनी दूतावास ने विरोध करते हुए कहा कि अमेरिका जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को बढ़ा रहा है और निर्यात नियंत्रण उपायों का दुरुपयोग कर रहा है। तो ये लगातार जो है भेदभावपूर्ण स्टेटमेंट दोनों देशों के द्वारा दिए जा रहे हैं। इसी से लगता है कि जो दोनों के बीच में संबंध जो है वो अभी बेहतर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। आगे इसमें कहा जाता है कि बाइडेन प्रशासन ने चीन और अन्य देशों को उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्यात पर अपने मौजूदा प्रतिबंधों के लिए एक अपडेट भी जारी किया गया है अभी यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इस कदम का उद्देश्य मुख्यतः है वो चीन को जो है एआई प्रौद्योगिकी को विकास करने के लिए अत्याधुनिक चिप हासिल करने से रोकना है, ठीक है। जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जैसे अनुप्रयोग को शक्ति प्रदान करता है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उसके सैन्य उपयोग, यहाँ पे अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है कि हम उसको ज़्यादातर एआई से संबंधित टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये हम अपने सैन्य उपयोग के लिए सुरक्षित रखेंगे। तो चीनी स्टार्टअप को चीन में एआई चिप्स की कमी को पूरा करने से रोक सकता है। और अमेरिका ने 2 चीनी चिप स्टार्टअप कंपनियां उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ये अमेरिका के द्वारा जो है अभी भी लगातार जो कड़ा रुख अपनाया जा रहा है चाइनीज कंपनियों पे। तो प्रतिरोध में यहाँ पे बीजिंग द्वारा भी चीन उत्पादन के लिए जो रेयर अर्थ मेटल होते हैं उसको प्रतिबंधित कर दिया है, ठीक है। वो अब बाहर में निर्यात नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो देखने से लगता है अभी भी यूएसए और चाइना के बीच में संबंध बेहतर नहीं हुए। चीन द्वारा दुर्लभ पृथ्वी, ठीक है, का विश्व का सबसे शीर्ष प्रोसेसर है, जो विश्व के उत्पादन का 70% हिस्सा प्रोसेस करता है रेयर अर्थ मेटल का, परंतु अभी निर्यात जो है वो बंद कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के लिए उपयोग होने वाली धातु है, ठीक है। तो अमेरिका में जो चुनाव होने वाला है, यहाँ भी समस्या उत्पन्न हो सकता है कि 2024 में अमेरिका चीन संबंधों में सबसे बड़ा जो घटना घट सकता है वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम। और राष्ट्रपति के रूप में अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, यहाँ पे जो है और भी संबंध जो है वो खराब हो सकता है यूएसए और चाइना के बीच में, अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। लेकिन चीन के खिलाफ आज के कई सख्त कदम जो है वो बाइडेन के कार्यकाल में भी लिए गए हैं। महत्वपूर्ण बात है कि बाइडेन की चीन नीति जो है वो अधिक व्यवस्थित और दृढ़ है, ठीक है, बहुत ही प्री प्लान्ड है।
और दक्षिण कोरिया और जापान जैसे सहयोगों को अपने साथ में रखा गया है। क्वाड को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका एक साथ आते हैं, जो चाइना को काउंटर करने के लिए मेनली बनाया गया है, को मजबूत किया जा रहा है। और ऑकस यहाँ पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ये भी चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो चीन को ज्यादा भू राजनीतिक राहत नहीं मिलने देने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ट्रंप की वापसी आती है तो उनके अराजक व्यक्तित्व को देखते हुए उनके लिए सबसे बुरा सपना साबित हो सकता है चाइना के लिए। तो श्री बाइडेन के साथ व्यवहार करने और संबंधों को स्थिर करने से जो चाइनीज अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में बहुत बुरी स्थिति में है, उसको अवश्य राहत मिलेगा। लेकिन श्री बाइडेन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह एक प्रबंधित प्रतियोगिता की तलाश कर रहे हैं, जो टकराव को रोक सके, ठीक है, जो दोनों के संबंधों को बेहतर बना सके। तो इसी में आगे कहा जाता है कि दिसंबर में जो है वो अमेरिकी सरकार ने कहा कि चीन नीति के वास्तुकारों में से एक अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने कहा कि दोनों देश अपने सभी मतभेदों को हल करने और आपसी संबंधों को बेहतर करने में अभी भी सक्षम नहीं हो पाए हैं। लेकिन उनका उद्देश्य यह है कि हमारे संचार को और लचीला बनाया जाए, कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाया जाए, जिससे कि गलतफहमियां को दूर किया जा सके और दोनों के बीच में जो नुकसान हो रहे हैं उसकी भरपाई की जा सके। मतलब संबंधों को बेहतर करने का एक स्टेटमेंट दिया गया है, परंतु अंदर ही अंदर यहाँ पे कड़े फैसले लिए जा रहे हैं दोनों देशों के द्वारा, ठीक है। तो इसी संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में मेनली जो है सभी देशों के बारे में जो हाल ही में न्यूज आए हैं उसी संबंधित क्वेश्चन है कि कौन सा न्यूज जो है वो उस देश के लिए सही है। चैड जो है एक देश है जहां पे चीन द्वारा अस्थायी सैन्य अड्डे की स्थापना की गई है, क्या यह सही है या गलत है। उसके बाद गिनी सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन किया गया, ये सही है। उसके बाद लेबनान गंभीर और दीर्घकालिक आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, ये भी सही है। उसके बाद ये उस समय का क्वेश्चन है, उसके अनुसार से उस स्टेटमेंट के अनुसार से सही है, ठीक है। उसके बाद ट्यूनीशिया राष्ट्रपति जो है उसके द्वारा संसद का निलंबन किया गया था, तो ये भी सही है, ठीक है। सिर्फ चैड जो है वहां पे चीन द्वारा अभी भी अस्थायी हवाई अड्डा निर्मित नहीं किया गया है, ये सिर्फ जो है जिबूती में हवाई अड्डा एक बनाया गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ जिबूती में एक पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाया गया है, याद रखिएगा। और जो है वो इक्वेटोरियल गिनी, गिनी में भी अटलांटिक सागर पर पहली अस्थायी सैन्य उपस्थिति स्थापित करने का इरादा रखता है चाइना, ठीक है। तो ये दोनों जो देश है यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। चैड में ऐसा अभी भी नहीं किया गया है चीन के द्वारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। मतलब कि ये मात्र 3 स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन रिसीडिंग, मतलब कि जो भारत में है स्टैगफ्लेशन का जो खतरा है वो लगातार घट रहा है, ऐसा आरबीआई ऑफिसर्स के द्वारा कहा गया है। तो स्टैगफ्लेशन जो होता है मेनली जो होता है किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का जो धीमी गति से ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, लेकिन ग्रोथ कर रहा है, और उसके बाद जो इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, और जो है बेरोजगारी बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रहा है। तो इसी स्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। तो यही बात कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी जो है वो उसका खतरा लगातार घटता जा रहा है। आरबीआई के अधिकारियों ने कहा स्टैगफ्लेशन की समस्या कम हो रही है। तो आरबीआई के द्वारा ऐसा कहा गया। उच्च मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक स्थिरता के एक संकेत के आंकड़ों के आधार पर कहा गया कि अगस्त में 3% की तुलना में अभी वर्तमान समय में 1% कम हो गया है। इसी कारण आरबीआई के ऑफिसर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति हमारा कम हो रही है। तो पहले दृष्टिकोण में उच्च मुद्रास्फीति के साथ मेल खाने वाले निम्न आर्थिक विकास के चरणों के आधार पर मुद्रास्फीति जनित मंदी के जोखिम का आकलन किया गया था, और दूसरे दृष्टिकोण में जोखिम पर रूपरेखा तैयार की गई थी। इसी समय ये आंकड़े निकाले गए जिससे पता चला कि जो स्टैगफ्लेशन है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यही स्टैगफ्लेशन की सबसे सर्वोत्तम परिस्थिति है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो, इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज कर रही हो, ठीक है। इसी की बात यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि स्टैगफ्लेशन का मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें कीमतों के एक साथ वृद्धि और आर्थिक विकास में ठहराव, ठीक है। स्टैगफ्लेशन शब्द नवंबर 1965 में यूनाइटेड किंगडम में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद इयान मैकलेओड द्वारा गढ़ा गया। तो सबसे पहले इन्होंने ही स्टैगफ्लेशन शब्द को उपयोग किया था। तो इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहां विकास दर धीमी हो जाती है और बेरोजगारी का स्तर लगातार ऊंचा हो जाता है, फिर भी मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर लगातार बढ़ता ही जाता है, ठीक है।
तो यह अर्थव्यवस्था के लिए ही बहुत ही खतरनाक होता है। आमतौर पर कम विकास की स्थिति होती है और केंद्रीय बैंक और सरकारें मांग पैदा करने के लिए उच्च सार्वजनिक व्यय और कम ब्याज दरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इसलिए ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होता है और ये उपाय भी कीमतें बढ़ाती और मुद्रास्फीति का कारण बनती है। इसलिए जब मुद्रास्फीति पहले से ही ऊंचा चल रहा हो तो इन उपकरणों को नहीं अपनाया जा सकता है, जिससे कि कम विकास उच्च मुद्रास्फीति के जाल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यह था पूरा का पूरा स्टैगफ्लेशन। इसी संबंध एक क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैगफ्लेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, ऐसा तब होता है जब किसी अर्थव्यवस्था को स्थिर विकास के साथ साथ लगातार उच्च मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, उपभोक्ता की क्रय शक्ति जो होती है मुद्रास्फीति जनित मंदी से प्रभावित नहीं होती, प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, स्टैगफ्लेशन के दौरान रुकी हुई आर्थिक वृद्धि के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ जाती है। हम लोगों ने पहले ही देख लिया। उसके बाद मौजूदा आय तेजी से नहीं बढ़ रही है और फिर भी लोगों को बढ़ती मुद्रास्फीति से जूझना पड़ता है। इसलिए लोग खुद को दोनों तरफ से दबाव में पाते हैं और उनका जो क्रय शक्ति होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यूएनएचसीआर थैंक्स इंडिया फॉर टेकिंग केयर ऑफ 142 रोहिंग्याज एज इंटरसेप्टेड इन अंडमान। ठीक है, इसी के लिए ये आर्टिकल है कि यूएनएचसीआर ने अंडमान में पकड़े गए 142 रोहिंग्याओं की देखभाल के लिए भारत को धन्यवाद कहा है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यूएनएचसीआर के द्वारा यही बात कहा जा रहा है। तो भारतीय अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया है, जिसकी नाव को एक दिन पहले शहीद द्वीप, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस रखता है कि शहीद द्वीप को ही कहा जाता है नील द्वीप, ये ध्यान रखिएगा। और इसी को कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी। ठीक है, इसी के नाम पे शहीद द्वीप रखा गया है। तो ये याद रखिएगा। इसी के पास तटीय सुरक्षा एजेंसियों ने इन रोहिंग्याओं को रोका। ठीक है, इसी में आगे पढ़ लेते हैं कि ये जो है यूएनएचसीआर क्या है। यह एक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और एक वैश्विक संगठन है जो जीवन बचाने, अधिकारों की रक्षा करने और शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित होता है। इसे 1950 में उन लाखों यूरोपियन लोगों की मदद के लिए बनाया गया था जो भाग गए थे या फिर अपने घर खो दिए थे अपने जान को बचाने के लिए। इनका मुख्यालय जो है यूएनएचसीआर का वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी कुछ मुख्य बातें इस फिगर में भी दी गई है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल आवधिक समीक्षा जो है वो यूएनएचसीआर के भीतर एक अद्वितीय तंत्र है जिसे सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड का आकलन और समीक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया। हालांकि यूएनएचआरसी जो है वो प्रस्ताव पारित कर सकता है और सिफारिशें कर सकता है, लेकिन उसके पास मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति नहीं होती है। उसका तीसरा स्टेटमेंट है, यूएनएचआरसी जो है वो केवल राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से संबंधित मामलों से संबंधित होता है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात हो रही है यूएनएचआरसी मतलब कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मतलब कि 1 और 2। पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा जो है वो गलत है। यूएनएचआरसी जो है वो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर सरकारी निकाय है। इसे 2006 में, ठीक है, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बनाया गया था। ठीक है, और यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जो है वो यूएनएचआरसी के भीतर एक अद्वितीय तंग, तो यह ध्यान रखिएगा, जो यूनिवर्सल आवधिक समीक्षा है उसी को कहा जाता है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। ये जो है वो यूएनएचआरसी के भीतर एक अद्वितीय तंत्र है। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और यूएनएचआरसी एक राजनीतिक निकाय है और इसके संकल्प और सिफारिशें जो है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, इसलिए ये सही हो जाएगा। और तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूएनएचआरसी जो है वो राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों सहित सभी मानवाधिकारों से संबंधित है, इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे केवल लिखा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये जो है मेनली जो आर्टिकल दिया गया है, इसमें इंडिया और रूस के बीच में रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए अभी भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा 5 दिन के विजिट पे गया है रूस। ठीक है, तो उनके रूस जाने से खासकर ट्रेड के क्षेत्र में, ट्रेड टाइज ऑन एजेंडा, ठीक है, तो
उसी के लिए ट्रेड के क्षेत्र में क्या क्या फायदे हो सकते हैं भारत को, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे भारत और रूस के बीच में जो ऐतिहासिक संबंध है वो कितने प्रगाढ़ हैं, बहुत लंबे समय से है, ठीक है। तो रूस भारत के लिए एक अस्थायी और विश्वसनीय भागीदारी रहा है और उसके द्विपक्षीय संबंधों का विकास जो है वो भारत की विदेश नीति की आधारशिला रहा है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत और रूस के बीच संबंधों को एक नया आयाम दिया गया, जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के बढ़े हुए स्तर से चिन्हित किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो भारत और रूस के बीच में ऐतिहासिक जड़ें जो हैं वो 20वीं सदी की शुरुआत में खोजी जा सकती है, जहां पे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने रूसी क्रांति 1917 से प्रेरणा ली थी। उसके बाद शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ ने रणनीतिक, सैन्य, आर्थिक और राजनयिक क्षेत्रों में एक मजबूत गठबंधन बनाया। उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद से रूस ने इस घनिष्ठ संबंध को जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देश के बीच एक विशेष रणनीतिक संबंध जो है वो स्थापित हुए। शांति, मित्रता, सहयोग की जो है वो भारत और सोवियत संधि ने सोवियत समर्थन के साथ 1971 में भारत के साथ सफल अभियान में भी सहायता किया गया, ठीक है, रूस के द्वारा। उसके बाद भारत और रूस के बीच जो है रणनीतिक साझेदारी क्या क्या है, तो भारत और रूस सहयोग पहलों पर नियमित बातचीत होती रहती है और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर विभिन्न संस्थागत संवाद तंत्र बनाए रखे हैं, ठीक है, जिससे कि वार्तालाप होता रहे और जो भी समस्या है उसको वार्तालाप से समाप्त किया जा सके। इसी से दोनों के संबंध और बेहतर होते जा रहे हैं। तो इस साझेदारी को 2010 में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद चुनौतियां क्या हुई, चुनौतियां और कोविड के बाद का परिदृश्य। हाल के वर्षों में भारत और रूस के संबंधों में चुनौतियां देखी गई है, जो चीन और पाकिस्तान से जो रूस के बीच में नजदीकियां बढ़ गई, उसी के साथ चीन और पाकिस्तान के साथ रूस के घनिष्ठ संबंधों के कारण जो भारत और रूस के बीच में थोड़े खटास आ गए हैं, ठीक है। उसी के लिए कोविड के बाद से परिदृश्य ने साझेदारी को और प्रभावित किया है। इसी के लिए अभी भारत के विदेश मंत्री जो है वो रूस का दौरा कर रहे हैं। तो भारत रूस संबंध के बीच का 5 पिलर कौन कौन से हैं, 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, जैसे समान राजनीतिक और रणनीतिक धारणाएं, जिसमें भारत और रूस वैश्विक मामलों पर समान दृष्टिकोण साझा करता है। उसके बाद गहन सैन्य तकनीक सहयोग, दोनों देशों के बीच में रक्षा के लिए सहयोग बेहतर किए जा रहे हैं। मजबूत आर्थिक संबंध जो है भारत और रूस के बीच में आर्थिक संबंध की काफी मजबूत है। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी एक्सचेंज हो रहा है। भारत और रूस ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग को बढ़ावा दिया है। उसके बाद पीपल टू पीपल रिलेशंस को और इन्हांस किया गया, बेहतर किया गया। उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज किया जा रहा है, ठीक है। भारत और रूस, जैसे कि वहाँ के बच्चे भारत में पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है, अगर वहाँ मूर्तियों का कोई अवशेष मिला तो वो भारत को दे दिया। भारत में अगर कोई रूस का कोई अवशेष मिला या भारत में ही बहुत से बच्चे रूस के पढ़ने आ रहे हैं, तो इसके कारण जो होता है वो पीपल टू पीपल जो है रिलेशंस और बेहतर होते हैं। भारत और रूस के लोगों के बीच संबंधों की विशेषता जो है वो सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ से और बेहतर हो रही है। आगे कहा जाता है कि राजनीतिक सहयोग क्या क्या है, तो वार्षिक शिखर सम्मेलन, भारत के प्रधानमंत्री और रूसी संघ के राष्ट्रपति के बीच बैठक जो है वो संस्थागत संवाद के शिखर के रूप में होता है, ठीक है। इसी कारण लगातार जो है डिसिप्लिन मैनर में हर एक वर्ष वार्तालाप होती है। उसके बाद 17वां वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है वो 2017 में स्थापित राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए साझेदारी और घटनाओं का रोड मैप नामक एक संयुक्त वक्तव्य को अपनाया गया। तो ये सब दिखाया जाता है दोनों के बीच में आपसी समझ को। 18 में फिर 19वां वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी नई दिल्ली में भारत रूस व्यापार शिखर सम्मेलन और भारत को S-400 लंबी दूरी पर सतह से हवा में मारे जाने वाले मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। एक अनुबंध के समापन का स्वागत किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन का कार्यकारी आदेश, मतलब कि रूस और भारत के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी और मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नरेंद्र मोदी के रूस के सर्वोच्च राज्य सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, ये सम्मान दिया गया भारत के प्रधानमंत्री को। तो ये दिखाया जाता है दोनों का आपसी संबंध बहुत ही बेहतर है। भारत को यूएनएससी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट के लिए लगातार जो है रूस की तरफ से समर्थन दिया जाता है। रूस ने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सीट के लिए भारत के दावे का समर्थन किया है और जम्मू कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा रहा है, जिससे कि इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के पाकिस्तान के प्रयास को रोका जाता है,
ठीक है। उसके बाद आर्थिक सहयोग क्या है, तो व्यापार के क्षेत्र में भारत रूस व्यापार जो है वो 2022-23 में रिकॉर्ड 39.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया और द्विपक्षीय व्यापार में उछाल जो है वो भारत द्वारा रियायती दर पर रूसी तेल की भारी खरीद की भी पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाता है। ठीक है। 2025 तक पारस्परिक लक्ष्य दोनों देशों के बीच में क्या क्या है, तो दोनों देशों का लक्ष्य जो है वो 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर और द्विपक्षीय व्यापार को 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। तो ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उसके बाद हीरा उद्योग में सहयोग की बात की जा रही है, लगातार इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें जो है इंपीरियल एनर्जी टास्क फोर्स, उसके बाद सखालिन वन, उसके बाद बोल्स्की, एब्रेसिव वर्क्स, बोल्गोग्राड, उसके बाद कमर्शियल इंडो बैंक, उसके बाद तो ये सारे जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, ठीक है, दोनों देशों के बीच में। उसके बाद प्रवासी और सांस्कृतिक आदान प्रदान, भारतीय छात्रों का नामांकन होता है हिंदुस्तानी समाज का वहाँ पे, जैसे रूस में सबसे पुराना जो भारतीय संगठन है जो 1957 से ही कार्यरत है। उसके बाद रूसी छात्र हिंदी सीखने आ रहे हैं, नमस्ते रूस जैसे कार्यक्रम, रूस में भारत का महोत्सव, उसके बाद महात्मा गांधी के सम्मान में भी प्रदर्शन, जैसे रूसी संघ के राज्य ड्यूमा ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय के साथ उनके संबंध की स्मृति में एक प्रदर्शनी आयोजित की। तो इससे दोनों देशों का संबंध और बेहतर होता है। ठीक है। तो हाल की चुनौतियां क्या क्या है, तो अन्य देशों के साथ बढ़ते संबंध, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल के साथ भारत के बढ़ते संबंध और भारत अमेरिका सहयोग का उद्भव जो है वो भारत के लिए रूस की प्रासंगिकता के लिए एक चुनौती बना देता है। उसके बाद रूस पाकिस्तान सहयोग से बेचैनी, रूस के साथ बढ़ते सैन्य सहयोग और पाकिस्तान को सैन्य उपकरण की बिक्री जो है वो भारत को बेचैनी पैदा कर रही है। उसके बाद रूस चीन के बीच में नजदीकियां बढ़ रही है, क्षेत्रीय मुद्दों पर बदलता दृष्टिकोण, जैसे क्षेत्रीय मुद्दों के प्रति रूस के दृष्टिकोण ने बदला और इसकी बदलती नीतियां जो है वो भारत के लिए चिंताएं बढ़ा रही है। उसके बाद रक्षा उपकरणों का विविधीकरण, फ्रांस और इजराइल के साथ सौदे सहित भारत के रक्षा उपकरणों के विविधीकरण से रूस पर भी निर्भरता कम हो रही है। ठीक है। उसके बाद आगे का रास्ता हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि दृश्यमान रक्षा सौदा, ठीक है, रक्षा उपकरणों के लिए सौदा, तो भारत को रूस के साथ दृश्यमान उच्च मूल्य वाले रक्षा सौदे करने चाहिए और एक मजबूत सैन्य संबंध स्थापित करना चाहिए। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में भागीदारी बढ़ाना चाहिए। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में भारत की संभावित भागीदारी से समूह के सभी सदस्य को लाभ हो सकता है। उसके बाद रुपया रूबल भुगतान प्रणाली को स्थापित करना चाहिए, जिससे दोनों देश अपने करेंसी में ही ट्रेड कर पाए। उसके बाद त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। भारत और चीन के बीच अविश्वास को कम करने के लिए रूस, चीन और भारत के बीच पारस्परिक संबंध से लाभप्रद त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उसके बाद अफगानिस्तान में स्थिरता सुनिश्चित करना चाहिए। भारत और रूस को अफगान नेतृत्व वाली, अफगान स्वामित्व वाली शांति प्रक्रिया के माध्यम से अफगानिस्तान में स्थिरता और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। रक्षा बाजार के अवसरों को लाभ उठाना चाहिए। ठीक है। रूस को मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत के रक्षा बाजारों में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने का अवसर का लाभ बनाना चाहिए। ठीक है। उसके इसके निष्कर्ष में कहा जाता है भारत और रूस के बीच में दीर्घकालिक संबंध है जो भारत के आर्थिक, ऊर्जा और भू राजनीतिक हितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एआई भी जोड़ लीजिए उसमें। उसके बाद जो जितने भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए नए नए तकनीक का उपयोग करने के लिए रूस का सहयोग बढ़ रहा है। तो ये सारे जगह भी रूस का लगातार भारत का सहयोग किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए, विशेष रिश्ते के लिए एक नया तर्क खोजने के लिए दोनों पक्षों को ऊर्जा और उत्साह के साथ साथ काम करना चाहिए। ठीक है। तो ये निष्कर्ष जो होना चाहिए हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। ठीक है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और हमने बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू भी डिस्कस किया। प्रयास कर रहा हूं कि लगातार जो है वो एमसीक्यू का नंबर्स को बढ़ाया जा सके। ठीक है। तो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को